आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ईरान, इजराइल, अमेरिका और फिलिस्तीन की। जी हां, जिस तरह से ईरान को घेरने की कोशिश की गई, फिलिस्तीन पर जुल्म किया जा रहा है और अब एक बार फिर माहौल ये बनाया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल फिर एक बार ईरान को टारगेट करेंगे। इस तरह की बहसें छेड़ी जा रही। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें आ रही उसमें ये नजर आ रहा है कि शायद सीज फायर जो है उसका ऐलान एक दो दिन में गाजा में हो जाए और ये जंग बंद हो जाए। लेकिन इजराइल की तरफ से जो एग्रेशन दिखाई दे रहा है वो ये कि शायद फिर जंग भड़क जाए। अब इस पर यह सवाल उठा, फिरोज अहमद बख्श साहब ने कहा कि बहुत मुमकिन है कि ईरान को नुकसान उठाना पड़े। अब इस पर जो मेजर जनरल हैं जावेद इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उलट बात हो रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल बात यह है कि ईरान अब अमेरिका और इजराइल को नहीं छोड़ेगा, यही सच्चाई है। क्योंकि अमेरिका और इजराइल की ताकत का तो पता चल चुका है, लेकिन ईरान की कितनी ताकत है अभी उसका किसी को अंदाजा नहीं है और ईरान इन दोनों को टारगेट करेगा आलमी सतह पर भी। बहरहाल एक दिलचस्प बहस हुई फिरोज अहमद बख्श साहब और मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, दोनों में क्या गुफ्तगू हुई मुलाहिजा कीजिए, बहुत दिलचस्प है। सारे हथियार लड़ने वाले लोग पतली गली नहीं ढूंढते हैं। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि जो लड़ने वाले लोग हैं वो पतली गली नहीं ढूंढते। और ये पतली गली आप 22 महीने से पतली गली देख रहे हो, गादा को खत्म कर रहे हैं। ये कौन सी पतली गली की बात कर रहे हो आप? नहीं, वो बात नहीं है। भाई ऐसा मैं जावेद इकबाल साहब बता रहा हूँ, एक मिनट में जावेद इकबाल साहब वहां एक्सपर्ट है। एक मिनट मैं पतली गली जो है, अरे ईरान को ये पता है, सुनिए अरे सुन तो लीजिए फिरोज साहब, ईरान को पता है कि इजराइल नासूर है। जब तक ये खत्म नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला इस खित्ते में, पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद रहेगा। ये वायरस है, ये ईरान कई बार कह जी। जावेद साहब देखिए, मैं फिरोज भाई से एक बात कह दूं। फिरोज भाई ने अभी एक बात कही थी, मेरे बड़े भाई की तरह है, कि अमेरिका और इजराइल ईरान को नहीं छोड़ेंगे। मैं इसके बरक्स आपसे ये अर्ज कर दूं, मेरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेसिस पे मैं ये बड़े दावा करता हूं कि ईरान इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। आप मेरी बात याद रखिएगा, ईरान इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। और मसला यूरेनियम का अगर ऐसा है हम तो यही चाहते हैं, लेकिन हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, लेकिन देखिए हम और आप दोनों यही हैं। अल्लाह ताला करे आपको भी उम्र लंबी दे, हमें भी दे, और ये चीज हम देखेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, नंबर एक। नंबर दो, ये मसला ईरान के जो न्यूक्लियर असासे हैं या वो जो डेवलप कर रहे हैं उनका नहीं है। मसला इस बात का है कि इस खित्ते में किसकी दादागिरी चलेगी, इजराइल की कि ईरान की। और इस 12 दिनों में ईरान ने ये साबित कर दिया है कि वो इजराइल की दादागिरी नहीं चलने देगा। आप समझ लें, इशू ये नहीं है। इशू के जी साहब ये हो गया। और ईरान के पास देखिए, आप ये समझिए, मैं कई बार ये अर्ज कर चुका हूं कि हमारी नोन हिस्ट्री में पिछले 7000 साल के अरसे के दौरान ईरान एक दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है कि वो कई बार सुपर पावर रह चुका है। और वहां की आवाम के अंदर आज भी ये बात जिंदा है। और आप देखिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी दुनिया के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो गया था, जो सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड है, ईरान वो पहला मुल्क था जिसने अपने आप को अमेरिका की जंजीरों से आजाद किया था। और इसके लिए ईरानी अवाम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, आप ये याद रखिए। और इसी बात को मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, ये जो सब जनरली बात कह देना कि जी साहब ये मुस्लिम मुल्क, वो मुस्लिम मुल्क, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा। बात ये है कि देखिए, जिस मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को किस नजरिए से देखती है। इनकलाब के बाद ईरान जो है एक डेमोक्रेसी, वहां पे इलेक्शन होता है। उन्होंने एक अपना इमामत का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जो उनकी गार्डियन काउंसिल है, जो ये तय करती है कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी वो किस तरह से इस्लामिक उसूलों के ऊपर चलेगी। तो उनकी कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, इट इज ए डेमोक्रेसी। अगर आप देखें, जैसे ही उनके सदर को
उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल हुआ, उन्होंने सबसे पहले अपने इलेक्शन किए और इलेक्शन करके अपना नया सदर चुना। और ये नया सदर वो चुना जो कि मॉडरेट माना जाता है, मॉडरेट समझा जाता है। अब हम बाकी जो अरब मुल्क हैं उनकी तरफ आते हैं। मिस्र के अंदर डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री का कंट्रोल है, और उस डिक्टेटरशिप और मिलिट्री के कंट्रोल को सबसे ज्यादा खतरा अपनी अवाम की उस सोच से है जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी हुई है, जिसे इख्वानुल मुस्लिमीन कहते थे। और जो हमास है वो भी उसी का एक हिस्सा है, उसी की एक पॉलिटिकल ब्रांच है। तो मिस्र को खतरा इजराइल से नहीं है, मिस्र को खतरा हमास से है। इसीलिए मिस्र इजराइल के साथ कोऑपरेट कर रहा हमास को खत्म करने के लिए। दूसरी तरफ आते हैं जॉर्डन की हुकूमत। जो जॉर्डन का किंग है अभी, जो उसका ग्रैंड फादर था, उसने बिट्रे किया था ऑटोमन एम्पायर को। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने हुसैन शरीफ ऑफ मक्का उन्हें रिवार्ड किया था, उन्हें ये यहाँ की किंगडम दी थी। और अगर आप याद करें, हिस्ट्री का थोड़ा भी अंदाजा है, तो जब 1948 की वार हो रही थी जिसमें इजराइल बना, द जॉर्डन फॉट विद द इजराइल एंड अगेंस्ट द अरब कंट्रीज। उस जॉर्डन की सरकार को इजराइल से खतरा नहीं है, इजराइल तो उसका प्रोटेक्टर है, अमेरिका उसका प्रोटेक्टर है। उसे खतरा अपनी अवाम में उस सोच से है जो इख्वानुल मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी हुई है, इसीलिए उसने उन पे पाबंदी लगा दी है। इसीलिए वो इजराइल के साथ कोऑपरेट कर रहा है कि हमास को एलिमिनेट करो। हमास से एलिमिनेट करने के लिए नेतन्याहू इतना कीन नहीं है जितना जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई ये कीन है उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो जब आप किसी भी मुल्क की बात करते हैं तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन समझनी पड़ती है, कौन किसका हुक्मरान है, वो अपने आप को किस नजरिए से देखता है। तो ये जो हुक्मरान हैं, इनकी जो फौजें हैं, इनकी आवाम को दबाने के लिए है, ये किसी से और दूसरे मुल्क से लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन जब हूती आता है तो ये इकट्ठे होकर हमला कर देते हैं। हूती पिछले 8-10 सालों से इनसे मुकाबला कर रहा है। तो जो अभी अमेरिका ने हमला किया, ये कोई नया हमला नहीं है, ये अमेरिका की मदद से वो पिछले 10-15 साल से झेलते आ रहे हैं, उन्हें इस चीज का पूरा अंदाजा है। और जो ईरान इसकी मदद क्यों कर रहा है, जो ये हमास जो इस मुस्लिम ब्रदरहुड या इख्वानुल मुस्लिमीन से मिली हुई है, जो ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम है, दो वो शिया है लेकिन वो इसी आइडियोलॉजी से मैच करती है, उनकी आइडियोलॉजी, इसलिए वो उनको सपोर्ट करते हैं। चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे हूती हो, ये पॉलिटिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, ये उनका रीजन है। समझनी ये हमें, देखिए आम इंसान को ये समझने की जरूरत है। उसको पता ही नहीं कि यूएई कितनी ज्यादा मदद कर रहा है इजराइल की हमास को खत्म करने के लिए, जॉर्डन कितनी मदद कर रहा है। जब ईरान हमले करता है तो जॉर्डन की फोर्सेस उसके जो ड्रोन्स या मिसाइल जाती उन्हें मार के गिराता है, और जब इजराइल हमले करता अपनी पूरी एयर स्पेस उनके लिए खोल देता है वो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मैंने पिछले डिस्कशन में भी आपसे ये बोला था, डेविड एशेल उनका एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था, उसने मिड 80s में ये आर्टिकल लिखा था इजराइल की स्ट्रेटेजिक जो उनकी रिव्यू है, उसने कहा था कि ये जॉर्डन, ये मिस्र, ये सऊदी अरब, ये सब हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और हर इजरायली सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रजीम है ये प्रोटेक्टेड रहे, ये कंटिन्यू रहे, इन पे वहां पे कहीं इनकलाब आके इन्हें रिमूव ना कर दिया जाए। आपको याद होगा जब मोहम्मद मुर्सी आए थे, इनकलाब के इलेक्शन होके इजिप्ट के अंदर जीते थे, सबसे पहले उन्होंने कहाँ का विजिट किया था? ईरान का। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वो पॉलिटिकली अलाइंड थे, वो सेम आइडियोलॉजी थी, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की है वही ईरान की आइडियोलॉजी थी। तो ये एक फर्क जो है ये हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डिफरेंस है, और तमाम ये जो सिचुएशन है पॉलिटिकली वो भी हमें समझना पड़ेगा। और खौफ जो है वो खौफ यही है क्योंकि यहाँ पे बादशाहत है और उनको लग रहा है कि ईरान का साथ देने का मतलब कि डेमोक्रेसी या जमहूरी निज़ाम को दावत देना, तो इसलिए भी वो घबरा रहे हैं कि फिर तो मामला ही पलट जाएगा। तो अच्छा, दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। उधर उनको लग रहा है कि भाई अमेरिका और इजराइल तो कम से कम बादशाह तो हमारी बची रहेगी,
इधर इनको लग रहा है कहीं डेमोक्रेसी ऐसा ना हो कि अवामी सतह पर और हमारा तख्ता पलट जाए। अच्छा वो डर गए अभी बांग्लादेश में जो हुआ इससे पहले, हालांकि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी थी लेकिन तख्ता पलट तो हुआ। इससे पहले जो है वो श्रीलंका में हुआ जिस तरीके से कि अवाम जो है नाराज हो जाए। तो अच्छा उन्होंने बैलेंस भी बना के रखा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बहुत खुल करके उस तरह से इस बार अमेरिका के साथ भी नहीं आए, क्योंकि अवामी सतह पर मोहम्मद बिन सलमान ने एक बात कही थी इजराइल से मीटिंग के दौरान कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान इस बार जंग हुई तो इसका सबसे अहम पहलू ये है कि अवाम को पता चल गया कि फिलिस्तीन क्या है और इजराइल क्या कर रहा है। तो चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, चीजें तो पहुंच रही ना, इसको तो रोक नहीं सकते। तो खैर, लेकिन मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा वक्त भी नहीं है। फिरोज अहमद बख्श, चलिए मिलिट्री एयर डिफेंस इनके पास है, सब कुछ है, लेकिन अगर पैदल सारे लोग घुस गए, जॉर्डन से घुस गए, इधर लेबनान से घुस गए, बहुत ज्यादा फासला नहीं है, इधर हमास वाले घुस गए, हूती भी चल पड़े, अगर ये अंदर इजराइल के अंदर घुस गए तब क्या होगा? ये कहाँ चलाएंगे बम? नहीं बंकरों पे देखिए कब्जा ऐसा भी है, कर लिया मान लीजिए तो। हाँ, सुनिए सुनिए, ये जो लोग पैदल मार्च कर रहे हैं ये घुसेंगे, इनके पास ना हथियार है ना कुछ है, ठीक है। वो सिचुएशन जब आएगी तब ये देखा जाएगा कि इसराइल और अमेरिका मिलके इनके नहीं नहीं, ये खिलाफ क्या पैदल एक्शन मार्च लेते हैं। हथियार वाले हैं। अरे आप समझ नहीं रहे हो, ये आवाम नहीं जा आप रही यमन की, ये आवाम नहीं जा रही है। अच्छा, आप यमन यमन की जो 80,000 फौज, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ मैं उसकी, ठीक है, अगर ठीक है, देखिए कुछ दूसरे लोग भी हैं जो बसों में, कारों में और पर्सनली अपने जा रहे हैं, वो भी रुके हुए हैं राफा के बॉर्डर पे, उधर इजिप्ट के बाहर, वो भी नहीं जा पा रहे हैं, वो तो पता नहीं कितने दिन से हाँ वेट कई कर रहे हजार हैं। बसें, अब कई हजार कई हजार बसें, सही बसें कह हैं, रहे हैं आप। कारें, सब तरह के कन्वेंस है वहां पे, ठीक है, छोटा बड़ा सब कन्वेंस है, और वो लोग बड़े मतलब बेचैन है कि कब उनको एंट्री मिलेगी। लेकिन आपका जो ये इसराइल का गुलाम बन चुका है इजिप्ट, और इजिप्ट का बता दूं कि जब 67 के बाद एक वॉर हुई थी, बहुत करीब उसके बाद हुई थी, पता नहीं 68 में हुई थी या 72 में, उसमें इतना मुझे याद है, 73 गोल्डा मायर 73 वहां में की हुई, 73 में 70, ठीक है, 72 में, यौम किप्पुर हाँ वार तो कहलाती, यौम हाँ किप्पुर वार। जी, गोल्डा मायर वजीर आजम थी इसराइल की। उस वक्त इजिप्ट ने इतना जबरदस्त अटैक किया था इसराइल पे कि गोल्डा मायर ने वहां शायद जॉनसन को फोन किया था, प्रेसिडेंट जॉनसन को, कि मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर तुमने इसराइल को नहीं बचाया। बहुत बुरी हालत थी, तो मतलब उसके एक दो रोज में ही पासा पलट गया था, और जीतते जीतते, अच्छा हुआ क्या कि ये नहीं कि इसराइल ने और अमेरिका ने मिलके इजिप्ट को हरा दिया, नहीं, एक वही इसी तरह से जैसे वॉर ट्रीटी हुई, सीज फायर हुआ, पीछे हट गया मिस्र को पीछे नहीं हटना चाहिए था। लेकिन खैर चलिए, वो एक अलग बात है। ये जो लोग अगर हूती पहुंच गए हथियारों के साथ तो बड़ा भीषण युद्ध होगा, बड़ी जबरदस्त जंग होगी। इसराइल पूरी अपनी कोशिश से इनको मारने की कोशिश करेगा, और यह है कि ये भी फिर इसराइल के फौजियों को, आईडीएफ के फौजियों को, उनके जनरल्स को चुन चुन के मारेंगे। अब ये अभी अभी तो मैंने आपको कहा था ना, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है, और बाकी पिक्चर है, उसमें इसराइल और ईरान का भी चैप्टर अभी बाकी है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। जैसे फजील साहब ने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि क्या है, ये जब तक कंप्लीट तरीके की जंग नहीं होगी, फुल बजट जंग नहीं होगी, भीषण जंग नहीं होगी, उसके बाद ही भीषण मतलब पूरा कंप्लीट एक यहाँ पे अमन कायम होगा। तो कंप्लीट अमन कायम मैं होने इसी के लिए सिलसिले में, फिरोज साहब, मैं इसी सिलसिले में, जावेद साहब चूंकि मौजूद है, वॉर एक्सपर्ट हैं, यूनुस चौड़वाला साहब ने खबर बहुत इंपॉर्टेंट दी है कि ईरान के कतर में, यहाँ पे ईरान कतर में हमले के बाद कतर के एक अफसर ने कहा है कि अमेरिकी फौज की हमारे देश में क्या जरूरत है। कतर की जनता ने कहा है कि अमेरिकी फौज जल्दी हमारे देश से निकल जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब ये आवाज उठने लगी है, और मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे आवाज जो है वो तमाम जो बेस है वहां से उठेगी। इराक में भी
ये आवाज उठने लगी। लेकिन मैं आता हूँ इस वक्त जो मैं बात शुरू की थी यहाँ पे जावेद साहब, कि अगर मान लीजिए पैदल लोग वहां पे, सेना लोग जो भी जिस तरीके के वहां पे जंगजू, अगर आज की तारीख में इजराइल के अंदर घुस जाते हैं तो कितनी इनके पास फौज होगी, क्योंकि सारी तो इन्होंने बाहर लगा रखी है और इनके पास लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं जो है, वो 1 लाख से ज्यादा तो इस्तीफा दे चुके हैं। देखिए मुमताज भाई, आपको पहले देखिए, मिलिट्री की अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो पहले आप इजराइल को देखिए। इजराइल का बॉर्डर 4 अरब मुल्कों से लगता है। वो 4 अरब मुल्क है मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लबनान। जब भी इजराइल के ऊपर जमीनी हमला होगा, इन्हीं चारों में से या तो एक साथ या इन्हीं किसी मुल्क के जरिए हमला होगा। अगर हूती बेचारे जाएंगे भी तो हूती का कहीं से बॉर्डर नहीं लगता, और ये चारों अरब ममालिक अपने इलाके में हूती इसको घुसने नहीं देंगे। सो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। तो ये एक सिंबॉलिक एक्ट है, जहां वो दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि वहां पे इतना जुल्म हो रहा है, हम वहां पे जो जा रहे हैं वो अपनी कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं, उनसे यकजहती के लिए जा रहे हैं कि भाई हम इस माहौल में, ऐसे हालात में कम से कम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम्हारी तकलीफ में शामिल हैं और अपनी जानों के नजराने भी देने को तैयार है। सो मेरी समझ में ये एक उनका पॉलिटिकल जेस्चर है। उनके पास ऐसी मजबूत नेवी नहीं है कि वो इजरायली पोर्ट से, जो कि एलात है या हैफा है, अपनी नेवल फोर्सेस लेके इजराइल को हरा के इजराइल के अंदर दाखिल हो जाए। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी मिसाइल स्ट्रेटेजी है। जो ईरान की स्ट्रेंथ है वही उनकी भी स्ट्रेंथ है। तो आज के टाइम में ना तो ईरान और ना ही हूतीस अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी जमीनी फौज इजराइल के ऊपर भेज सके। ये लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल ऑन दिस इशू। तो ये मेरा अभी असेसमेंट, ये सिर्फ उनकी पॉलिटिकल उसकी वजह से है। और आने वाले टाइम पे देखिए, ये अभी जो इशू जैसे हमने शुरू में डिस्कशन किया था, मुझे फिर वही लगता है कि ये सारे जो चीजें हैं एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाने के लिए है, ताकि जल्दी से गाजा के अंदर सीज फायर हो। ये उसका एक बिल्कुल। और चूंकि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, जैसा कि अभी फिरोज बख्श साहब ने बताया कि बड़े पैमाने पे जो बॉर्डर है, रफा का बॉर्डर, और जो मिस्र का रेगिस्तान है, तो वहां पे बड़े पैमाने पे बसें खड़ी हुई हैं, लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी मलेशिया से भी बड़े पैमाने पे लोग निकल रहे हैं। फिर अभी कई मुल्कों ने ये कहा कि अगर अब नहीं रोका जाता तो फिर अब हम कुछ ना कुछ करेंगे और हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। इसके अलावा जो बसीजी है, जिसके बारे में फदील अहमद साहब ने भी कहा था कि वो इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं और वो जाहिर नहीं होते हैं, लेकिन वो वहां पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जॉर्डन में भी और लेबनान तो वही है हमारा। तो इस तरह से एक पूरा प्रोग्राम, चूंकि जॉर्डन में भी अगर आप देखें तो 65-70% अवाम जो है वो खिलाफ है। और लेबनान में इस तरह, जिस तरह से अब खेल खेला जा रहा है वहां से कि जो हिजबुल्लाह है उसके हथियार वहां पे डलवा दिया जाए और उसको रोक दिया जाए, तो इस तरह की, तो जाहिर है वो भी अपने वजूद के लिए कुछ ना कुछ जो है करेंगे, ऐसे तो हाथ रख के बैठेंगे नहीं। ये तमाम ग्राउंड्स हैं ऐसी, और ईरान भी चाहेगा कि इसको नई मुसीबत में डालो इजराइल को, ताकि ये जो है कम से कम कुछ तो रुके, वरना तो ये फिर हमले की और उसकी और ये रोज। तो ये एक स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन बन रही है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने फिर भी कहा, मैंने इसलिए कहा कि चूंकि एक बार हो चुका है, भाई 7 अक्टूबर 2023 को अगर देखा जाए तो वही सिचुएशन की, तो लोग तो घुस ही गए थे वहां पे और बड़े पैमाने पे, और सारी चीजों को हाईजैक भी कर लिया था। ऐसा नहीं है, वो बाद में ठीक है कि क्या हुआ, क्या कैसे रहा, लेकिन एक हमला तो किया उन्होंने। देखिए, अगर मिस्र चाहे तो वो फलस्तीनियों की गाजा के अंदर सारी मदद कर सकता है। लेकिन आपको ये ताज्जुब होगा कि जब
फिलिस्तीनियों ने गाजा से जो उनका बॉर्डर लगता है, उनकी जो दीवार लगती है, उसके नीचे से सुरंगें बनाई थी जहां से वो सिनाई की तरफ से उन्हें मदद हो जाती थी। इसी फतह सीसी ने इतनी बड़ी दीवार बनाई थी लोहे की कि किसी भी फिलिस्तीनी को सिनाई जो पेनिनसुला है इजिप्ट का, वहां से किसी भी तरह की इमदाद ना पहुंच सके। आप क्या समझते हैं, जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, अगर मिस्र की आर्मी चाहे, इजराइल की हिम्मत नहीं कि वहां पे कुछ भी कर सके। वो मिस्र, ये जो लोग आना चाह रहे हैं, खुद उन्हें रोक रहा है। इजराइल के तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो मिस्र ही उन्हें नहीं जाने देगा वहां पे, क्योंकि उससे मिस्र की सरकार एक्सपोज हो जाएगी अपने अवाम की नजरों में। न मिस्र जाने देगा, न जॉर्डन जाने देगा। तो फिलहाल मेरी नजर में जब तक कोई ऐसी अवामी तहरीक ना हो जहां पे अवाम की हुकूमत हो, और ये जो डिक्टेटर्स और ये जो बादशाह बैठे हुए, जब तक ये नहीं हटते, ये अपनी ड्यूटी इजराइल की और अमेरिका की सेवा करने में सरंजाम बजाते रहेंगे। आने वाले वक्त में अवाम की नजरों में इनकी पॉलिटिकल पोजीशन बड़ी कमजोर हुई है, लेकिन वक्त आगे कैसा होता है, क्या होता है, वो देखा जाएगा। ये जितने भी लोग मलेशिया से या ट्यूनीशिया से या अल्जीरिया से, लीबिया से आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक अवामी तहरीक का हिस्सा हैं। एक ये पॉलिटिकल प्रेशर है। शायद इनकी इस कोशिशों के नतीजे में दुनिया को ये एहसास हो, और जो मुल्क अभी भी इजराइल को फुल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैकिंग प्रोवाइड करते हैं, वो इससे थोड़ा सा पीछे हटें और दबाव डाल के किसी तरह से वहां पे सीज फायर कराने की कोशिश करें। देखिए, हर एक्शन जरूरी है। अगर आप पॉलिटिकल फील्ड में देखना चाहते हैं तो ये प्रोटेस्ट वाला, किसी की मदद करने वाला, किसी के साथ खड़े होने वाला, एवरी एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो वहां की अवाम वहां पे जो ये सब झेल रही है पिछले 22 महीनों से, ये उनका हौसला भी बढ़ाता है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, तुम्हारे लिए सोचते हैं और तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आखिर में मैं आऊंगा, और यहाँ पे एक बड़ी खबर जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने डेवलपमेंट दी है। उन्होंने हमास ने सोर्सेज के जरिए बताया है कि यूएस जो है वो एग्रीमेंट के करीब जो है, सीज फायर के करीब बिल्कुल पहुंच गया। ये हमास की तरफ से अब ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर के सीरियस है। बहरहाल वो सीज फायर यहाँ पे चाहते हैं, लेकिन एक चीज जो आ रही है बहुत ही खतरनाक, कि कोई कह रहा है कि आटे में ड्रग्स मिलाई गई है, तो कोई ये कह रहा है कि उसमें पॉइजन वो मिलाया गया। इस तरह की बातें देखिए कई बार मिसगाइड करने के लिए भी किया जाता है, माफ कीजिएगा। इस तरह की बातें, वो जैसे जब पोलियो को दवा आई थी तो फैला दिया गया मुसलमानों के बीच में, साहब जिसको लगाने से नपुंसक टाइप के हो जाएंगे सारे मुसलमान। तो, तो ऐसा कई बार जो है, या कोरोना के अभी लेकर के जिस तरह से, तो हो सकता है कि वहां पे चूंकि एक ग्रुप ऐसा भी लगा हुआ है कि किसी तरीके से हमास तक जो मदद है वो न पहुंचने पाए, ये भी वहां पे लोग लगे हुए हैं। वहां पे जो एक टेररिस्ट ग्रुप है वो बहुत एक्टिव है। तो जाहिर सी बात है कि इतना जब लोग नहीं आटा लेंगे और नहीं लेंगे तो वो फिर हमारे पास आ जाएगा या जो भी होगा। तो इस तरह की बातें भी, खैर मैं आखिर में यहाँ आऊंगा और बात करूंगा। एक और खबर आई, यूनुस चल रहा था, ईरान में ताजा ड्रोन हमला किया गया है, लेकिन ईरान की फौज ने इसे मार गिराया है। यहाँ पे ये खबर, ये बिल्कुल, तो अभी भी कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ चलता दिखाई दे रहा है। और वही बात है जावेद इकबाल साहब जो आपने कही, कि ये साबित करने पे खास तौर से नेतन्याहू अड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद अदालत ने उन्हें 2 हफ्ते की छूट नहीं दी, कहा कि तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा भ्रष्टाचार के मामले में। तो और उनकी सियासत एक तरीके से मिट्टी में मिल गई है। जो इकबाल आप कह लीजिए, उनका इफ्तिखार कह लीजिए, उनका बड़बोलापन कह लीजिए, उनकी गुंडई कह लीजिए, जो भी आप नाम दीजिए, वो सब इस वक्त जो है वो धरी की धरी रह गई है। उनका कोई बस नहीं चल रहा है। तो खिसियानी बिल्ली
खंबा नोचे वाली बात चल रही है। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन ईरान भी बहुत पावरफुली तरीके से तैयार है और उसने कहा कि अभी हमने तो अपने असलहे भी इस्तेमाल नहीं किए। बहरहाल ये सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं है और इसमें सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं, चाहे वो इजराइल के लोग हों या ईरान के लोग हों या फिलिस्तीन के लोग हों, अवाम जो है, क्योंकि अवाम कहीं की भी हो, जावेद साहब और फिरोज साहब, वो तो यही चाहती है ना कि भाई हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ढंग से स्कूल जाएं, पढ़ लिख लें और एक अमन की जिंदगी गुजारे। मैं सारे कम्युनल की बात नहीं करता, कम्युनलिज्म तो हिंदुस्तान में भी है, दोनों तरफ है, हर तरफ है, बहुत सारे लोग किस किस बातों पे खुश होते हैं हम सब जानते हैं। लेकिन बहरहाल मैं फिरोज साहब आखिरी में सदारती खुतबे के तौर पे मैं चाहूंगा कि सिचुएशन सारी आपके पास है, यहाँ पे हम भी कभी नहीं चाहते कि कहीं के अवाम जो है वो मारे जाएं, लेकिन मरता क्या न करता वाली सिचुएशन जब इजराइल पैदा करते हैं तो भाई जवाब तो फिर देना पड़ेगा। जी देखिए ऐसा है, मैं आपको, आपने बिल्कुल सही कहा, सिचुएशन इज वेरी फ्लूइड, सिचुएशन का कुछ पता नहीं। बड़ी यानी कि आतिशफशा पहाड़ के ऊपर जो है ये समझिए कि बैठा है पूरा मिडिल ईस्ट, ठीक है, जहां अमेरिका उसको कुमक भेज रहा है, ठीक है, इसराइल को, उसी तरह से ईरान भी पूरी तैयारी कर रहा है। ईरान को भी पता है कि ये जो दिस बैटल इज टू बी फॉट टिल द एंड, टिल द हिल्ट, यानी आखिर तक ये ईरान को पता है उसे लड़नी होगी और इसराइल भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो अभी ये एक जो खामोशी है ये बिल्कुल मिस्टीरियस खामोशी है, यानी जैसे स्टॉर्म इन अ टी कप से पहले एक बिल्कुल एक साकित रहती है चीज, उस तरह का है। लेकिन मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक अरब ममालिक का ताल्लुक है, जिनको मैं मुनाफिकीन में शामिल करता हूँ, उनको अब कम से कम खड़ा हो जाना चाहिए। उनको अपनी ट्रेड और कॉमर्स जो इसराइल से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, उसकी गुलामी कर रहे हैं, उससे बाहर आना चाहिए। और जो भी जितने भी उनकी ताकत है, कम से कम जबानी ताकत का इस्तेमाल करें। जबानी ताकत से बढ़ के आगे मदद जितनी कर सकते हैं, चलो इस ईरान के नहीं करना मत करो, कम से कम गाजा में तो मदद कर दो ना। ये सब होना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान इस खित्ते में जो है होने वाला है। हम खुदा से ये दुआ करते हैं कि आगे ये जो जंग बंदी है ये मुस्तकिल रहे और ईरान सेफ रहे। जिस तरीके से अभी एक ड्रोन ईरान की तरफ भेजा है इसराइल ने, जिसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया ईरान के फौजियों ने, मैं समझता हूँ कि ईरान बहुत मोहतात रह के जो भी कदम अब उठाएगा, मोहतात रह के उठाएगा। और उसने अपने जितने भी एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th प्लान ऑफ डिफेंस तैयार कर ली है, जिस सुप्रीम कमांडर भी शामिल हैं, उन्होंने भी अपने जानशीन तैयार कर रखे हैं। तो ईरान इस लड़ाई के लिए तैयार है और उसे पता है कभी भी पहले उसके ऊपर जंग थोपी गई थी 12 दिन की, आगे भी ना जाने कितनी लंबी जंग उसके ऊपर थोपी जा सकती है। और ये आपने आप थोड़ी सी मेरी बात पे थोड़ा सा आपको जो है मतलब हमारे सुनने वालों को भी थोड़ा सा मेरी बात से इत्तेफाक नहीं था, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि ईरान के लिए बेहतर यही है कि वो अपनी तैयारी पूरी रखे और जो उसके ज़खायर हैं, जहां भी उसने बचा के रखे हैं, वहां से भी हटा के, क्योंकि मीर जाफर और जय चंदों की कमी नहीं है। उन्हीं की वजह से आज ईरान मुसीबत में पड़ा है, ठीक है। तो अब यही मैं दुआ करता हूँ कि ईरान और भी मजबूत रहे और उसकी जो एयर फोर्स है उसमें भी अब एडिशन होनी चाहिए, चाहे वो चीन की जानिब से हो, रूस की जानिब से हो, या फिर कोई भी मुल्क उसकी जो मदद करना चाह रहा है उसकी जानिब से हो। नॉर्थ कोरिया हो गया, पाकिस्तान को जो है बिल्कुल एक मज़ा का खेज उसकी पोजीशन है। पहले कह रहा था हम ईरान की मदद करेंगे, हम एटम बॉम्ब देंगे, एटम बॉम्ब बनाने में मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल बेपेंदी का लोटा है, उसका कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान को खुद अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। ईरान ने साबित कर दिया है और जैसे अभी हमारे पाँव पे वो खड़ा है।
ये पड़ेगा नहीं। आप कैसे पांव पे खड़ा हो फिरोज साहब, आप कैसे पांव पे खड़ा हो? नहीं ऐसा आप है, कैसे खड़ा हो बताओ? वो एक पांव नहीं, वो तो 5-5 पांव 6-6 पांव लिए घूम रहा है। उधर हमास पांव है, उधर हिजबुल्ला पांव है, उधर हूती पांव है, क्या करे? नहीं पांव पे खड़ा होने का मतलब ये है, देखिए मेरी लॉयल्टी ईरान के साथ आपसे ज्यादा नहीं तो उतनी ही है। आप एकदम से भिड़क जाते हैं, मैं ईरान की नहीं मैं सेफ्टी भिटक नहीं जाता। मैं आप कमेंट लोगों को पढ़िए, हौसला शिकनी जो है, आप अगर ईरान ढीला होता तो आपको पता है कि हूती ढीला होता, हिजबुल्ला, हमास, इन सब का मोरल डाउन होता। फौज में ये नहीं होता, मैं ये बता रहा हूँ। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेजर जनरल साहब इसको क्लैरिफाई करें कि क्या इस तरह से जंग में होता है क्या? सुनिए, मेजर जनरल साहब ने बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर दिया। बतौर एक फौजी जो है साबित कदम खड़े हुए हैं ईरान की तरह। और अब जरूरत इस बात की है कि ईरान अगर इसराइल उसके ऊपर अटैक करता है तो ईरान एक ऐसा अटैक करे, सारी जितनी बेसिस हैं यूएसए की, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी यूएस बेस पे और उसकी जो हवाई पट्टी है उस पर हमला हुआ है। हालांकि कतर ने कई जो उसके ड्रोन थे और उसके मिसाइल थे उनको न्यूट्रलाइज किया था एयर में। कतर कोई बहुत दोस्त नहीं है ईरान का, वो अमेरिका का दोस्त है। ईरान को जो भी एक्शन लेना है वो डू और डाई वाला, जैसे पहले उसने किया था पूरा, यानी अब तक 30% एक्शन लिया है, अब उसको 100% एक्शन लेके इसराइल के ऊपर, इसराइल की ऐसी पोजीशन कर देनी चाहिए कि दोबारा ये कहें जी हम हाथ जोड़ते हैं, हमें तो सीज फायर चाहिए। तो ये है, सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, ये बता रहा हूँ, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं ईरान। जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट दिए कि यमनी जुल्फकार से जो अटैक किया था वो साहिल ने बीरशिबा में अपने मिलिट्री टारगेट को दिन में पूरी कामयाबी के साथ हिट किया है। तो नाज़रीन, ये हमारे दोनों एक्सपर्ट से जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान भी पीछे नहीं है और अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर रहा है। और ऐसे में अगर जंग होती है तो ईरान 19 नहीं बल्कि 20 ही साबित होगा। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।